नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं व्यक्तिवाद से रिलेटेड घटना चक्र के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने राज्य की परिभाषा, निर्माण तत्व, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, संप्रभुता, न्याय, इन सब से रिलेटेड घटना चक्र के सारे क्वेश्चंस को देख लिया है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछले वीडियोज़ को भी देखें, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आज ये पार्ट 18 है हमारा। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है। ऑप्शन है परस्पर सहयोग का, परस्पर आदान प्रदान, परस्पर मिलना या फिर परस्पर विरोध का। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी सही है। व्यक्तिवाद और समाजवाद में परस्पर विरोध का संबंध है। ठीक है, दोनों क्या है, परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। व्यक्तिवाद राज्य के अहस्तक्षेप का समर्थन करता है जो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, व्यक्तिवाद जो है राज्य के हस्तक्षेप, यानी कि ये व्यक्तिवाद मानता है कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। ठीक है, पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधन निजी स्वामित्व में रहते हैं। व्यक्तिवाद में इसके विरोध में समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद के अनुसार समाज में उत्पादन, वितरण और विनिमय के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। तो ये परस्पर कैसी विचारधाराएं हैं, विरोधी विचारधाराएं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं। व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं। ऑप्शन है मार्क्स का वर्ग सिद्धांत, दूसरा है मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, तीसरा है डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत और चौथा है ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा। व्यक्तिवादी विचारक जो है डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविते की सिद्धांत को अपने अनुकूल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है। ऑप्शन है अराजकतावाद, व्यक्तिवाद, मार्क्सवाद या फिर श्रमिक संघवाद। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्यक्तिवादी सिद्धांत राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। तो आवश्यक क्यों है? आवश्यक इसलिए है क्योंकि राज्य ही लोगों के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। बुराई इसलिए है कि राज्य के प्रत्येक कार्य का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करना। कुछ व्यक्तिवादी जो विचारक हैं उनके नाम आप याद रखिए, मैचिंग के लिए या ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। एडम स्मिथ, हेयक, स्पेंसर, ये सब क्या हैं, प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मत किनसे संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, दूसरे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसमें भी आपका कौन सा सही होगा, ए सही होगा। इस तरह से देखिए पीजीटी में क्या है, टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका है। ये भी सेम क्वेश्चन है, डी ऑप्शन होगा। तो आप देख सकते हैं किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। ये भी सेम क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है, ये पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह वक्तव्य है, वक्तव्य किसका है। ये प्रमुखता सत्य है, प्रमुखता असत्य है, अर्थहीन है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला वाला सही है, ये बिल्कुल सही है कि जो व्यक्तिवादी विचारक हैं राज्य को अनिवार्य बुराई मानते हैं और जो अराजकतावादी विचार हैं वो राज्य को अनावश्यक, ये आवश्यक भी नहीं समझते, अनावश्यक समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। तो ये आपका कौन सा है ऑप्शन। अब आपको इसमें से देखना है, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। समाजवाद, मार्क्सवाद, शास्त्रीय उदारवाद, कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। तो ये जो उदारवाद है ये भी व्यक्तिवाद का ही एक रूप है, शास्त्रीय उदारवाद। तो ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है। व्यक्तिवाद का इसमें से कौन है जो समर्थक नहीं है। तो ग्राम वाल्स हैं, हेयक हैं, मील हैं, GDH पोल जो हैं
ये व्यक्तिवाद के समर्थक नहीं हैं। ठीक है, ये कौन है? समाजवादी विचारक हैं, ये समाजवादी विचारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? एडम स्मिथ, बेंथम, जे.एस. मिल या फिर स्पेंसर? तो वैज्ञानिक समाजवाद की भावना की अगर बात करें तो स्पेंसर ने इसे विकसित किया था, और स्पेंसर का जो टाइम पीरियड है 1820 से 1930 का टाइम पीरियड है 19वीं शताब्दी का ब्रिटिश दार्शनिक और सामाजिक सिद्धांतकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता किसे मानते हैं? ग्राहम वाल्स को, लास्की को, लीकाक को या फिर हाब्स को? तो इसमें कौन सा सही होगा? पहला सही होगा, ग्राहम वाल्स। ग्राहम वाल्स को जो है आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजनैतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? लेस्फेयर, यूटिलिटेरियनिज्म, व्यक्तिवाद या फिर एंटरप्रेन्योरशिप? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, व्यक्तिवाद। जो व्यक्तिगत जीवन में, नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाद कहते हैं, मतलब उन्हें खुला छोड़ दो। निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक हैं, देखिए मैंने कहा था, आप लोग याद रखिएगा, हेराल्ड लास्की, जेम्स मिल, अरस्तु या फिर हर्बर्ट स्पेंसर? तो इसमें जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं ये आपके व्यक्तिवादी विचारक हैं। स्पेंसर ने एक बुक लिखी है, द मैन वर्सेस द स्टेट, द मैन वर्सेस द स्टेट, मनुष्य बनाम राज। ठीक है, तो ये इसमें राज्य के कार्यक्षेत्र को इस बुक के माध्यम से न्यूनतम रखने की वकालत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? प्लेटो, स्पेंसर, रूसो या फिर लाक? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, स्पेंसर। योग्यतम की अतिजीविता ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इट मीन्स कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने ही किया है, यद्यपि यह डार्विन के नाम के साथ जुड़कर प्रसिद्ध हुई, लेकिन पहले इन्होंने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेसर फेयर का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवाद, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, इनमें से सभी? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। लेसेस फेयर का मतलब ये होता है। यह जो है 18वीं शताब्दी में फ्रांस में एक व्यक्ति GCM विजेंट द गॉर्न की देन है। इन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने कहा व्यापार पर लगी अनेक पाबंदियों को हटा दिया जाना चाहिए। उससे तंग आकर उनके मुंह से निकला था लेसेस फेयर। ठीक है, मतलब चीज़ों को अपने हाल पर छोड़ दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है प्रोफेसर C.F. स्ट्रॉन्ग, प्रोफेसर K.C. हियर, प्रोफेसर लास्की या फिर जेम्स वाइस? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, प्रोफेसर K.C. हियर ने यह बात कही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है आलमंड एंड पावेल, लासवेल व कापलान, रॉबर्ट ए डहल या फिर गिलक्राइस्ट? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, लासवेल व कापलान ने यह जो है राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है, यह परिभाषा इन्होंने दी है, लासवेल व कापलान ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है कैटलिन, हाइंस मार्गेंथो, चार्ल्स हैगन या फिर हेराल्ड लेसवेल तथा अब्राहम कैप्लिन? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी है। अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है, शक्ति की यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है लासवेल, आमंड, ईस्टन और लास्की? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, लासवेल की यह परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं,
निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? ऑप्शन है डेविड एप्टर, एलन बॉल, एमोस लीकॉक। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एलन बॉल। एलन बॉल, ठीक है, एलन बॉल का यह कथन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी थी? प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी थी? डेविड स्टन ने, रॉबर्ट डहल ने, लासवेल ने या फिर आर्थर बेंटले ने? ये पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? शक्ति का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, संघर्ष का तनाव का अध्ययन, मानव स्वभाव का अध्ययन। तो इसमें हमारा पहला सही है, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? शक्ति का अध्ययन है, शक्ति का अध्ययन है। और कैटलिन राजनीति शास्त्र को शक्ति का विज्ञान कहते हैं। वे लिखते हैं कि शक्ति की संकल्पना संभवतः समस्त राजनीति शास्त्र की मूल संकल्पना है। और कैटलिन के अनुसार राजनीति शास्त्र नियंत्रण की उस स्थिति का अध्ययन है जो शक्ति प्राप्त करने के लिए एक मूलभूत अज्ञात प्रेरणा के द्वारा निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है। अरस्तु के अनुसार दास्ता, अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या है? दैवीय दंड का एक रूप है किंतु हानिकारक है, अप्राकृतिक और अस्थायी है, प्राकृतिक और दैवी है किंतु निंदनीय है, प्राकृतिक और लाभप्रद है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। अरस्तु के अनुसार जो दास्ता है ये प्राकृतिक भी है और लाभप्रद भी है। ठीक है, अरस्तु दास्ता के 2 प्रकार बताते हैं, एक स्वाभाविक दास्ता और एक वैधानिक दास्ता बताते हैं। अरस्तु ने बताया है कि जो दास्ता है वह प्राकृतिक है और यह स्वामी तथा दास दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सा यथार्थवादी और व्यवहारिक राज्य है? कौन सा इसमें से यथार्थवादी और व्यवहारिक राज्य है? लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, अभिजात वर्ग या फिर राजतंत्र? एक्चुअली ये क्वेश्चन आया था हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो एक भी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। अरस्तु जो है पॉलिटी अथवा संयत जनतंत्र को व्यवहार में आ सकने वाला सबसे अच्छा शासन मानता है, जो इसमें नहीं दिया है। अरस्तु के अनुसार पॉलिटी मध्यम वर्ग का शासन है तथा इसमें क्रांति की संभावनाएं न के बराबर होती है, जो इसमें कहीं भी नहीं है। तो आप इसको पॉलिटी को ध्यान रखिएगा, अरस्तु ने सबसे बेस्ट बताया है। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे है, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर क्या होगा? केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक माने जाएंगे, भारतीय मूल के सभी लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, सभी अनिवासी भारतीय नागरिक बनेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम समझते हैं कि अरस्तु के हिसाब से नागरिकता की अवधारणा क्या है। उसने 4 कंडीशन बताई है, 4 दशाएं बताई हैं। पहला बताया कि किसी राज्य में निवास करने से नागरिकता नहीं मिलती, वह क्योंकि स्त्री, बच्चे, दास और विदेशी को नागरिक नहीं मानता। स्त्री, बच्चे और दास नागरिकता से बाहर हो जाएंगे अगर अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा अपनाई जाए। दूसरा इसने बताया किसी पर अभियोग चलाने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि संधि के द्वारा यह अधिकार किसी विदेशी को भी प्राप्त हो सकता है। तो इसके अंतर्गत भी जो लोग आएंगे वो इसकी नागरिक नहीं होंगे भारत के। तीसरा जो है, अरस्तु ने कहा है कि उन व्यक्तियों को नागरिक नहीं माना जा सकता जिनके माता पिता दूसरे राज्य के नागरिक हों। यानी कि अगर आप भारत के हैं लेकिन भारत से निकल के आप कहीं और किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो जो उनके बच्चे होंगे वो भारत के नागरिक नहीं हो सकते हैं। तो इसमें ये सब लोग गायब हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें, और चौथा उसने कंडीशन बताया कि निष्कासित तथा मताधिकार से वंचित व्यक्ति को भी राज्य का नागरिक नहीं माना जा सकता है। तो इस हिसाब से देखें तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? पहला होगा, केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक माने जाएंगे।
तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। बाकी के जो आज 25 क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इसमें से 24 क्वेश्चन और बचे हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो व्यक्तिवाद का पोर्शन है, व्यक्तिवाद ये ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उदारवाद के बारे में। हालांकि उदारवाद से रिलेटेड मैंने इसके आगे के सारे वीडियो बना रखे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा इस प्लेलिस्ट में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस तरह से मैं पूरी घटना चक्र का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग इसको देखना ना भूलें, बार बार रिवीजन करते रहें, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में या असिस्टेंट प्रोफेसर में, इन सभी में रिपीट होते हैं हर जगह। केवल आईएएस को छोड़ दिया जाए तो सभी जगह क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।